जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए। आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए शुरू करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु हैं, देखिए जिनमें लिविंग है, जो लिविंग है, उनको क्या चाहिए? उनको फूड चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए और जिंदा रहने के लिए। तो देखिए जो प्लांट्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं अपना खुद का फूड किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसमें वो क्या करते हैं? सनलाइट की हेल्प से, वाटर को ऑब्जॉर्ब करके रूट्स की हेल्प से और अपनी जो CO2 उसको यूज कर कर क्या है, अपना फूड बनाते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? ऑटोट्रॉप्स। तो प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉप्स हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स को छोड़ के, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, उनको कहते हैं हम हेट्रोट्रॉप्स, जो कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। तो देखिए ये क्या है, डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। बाकी सारे जीव जो हैं, जो खुद का भोजन खुद नहीं बनाते, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उनके फूड के लिए अपने। तो देखिए डिमांड को मीट करने के लिए फूड की, जो प्री हिस्ट्री ऑन मीन्स पहले के लोग थे, जो वो क्या करते थे? फूड को गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे फॉरेस्ट में से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया? स्टार्ट कर दिया क्या करना? सेट सेट होना। कहाँ पे? वाटर रिसोर्सेज के नज़दीक सेट होना शुरू कर दिया। और अराउंड 10,000 साल के पीछे की बात करते हैं, ह्यूमंस ने क्या डिस्कवर कर लिया था कि जो फूड है उसको कैसे ग्रो करना है, फूड देने वाले प्लांट्स को कैसे ग्रो करना है बीजों से। तो जब ये आदमी सीख गया तो क्या हो गया? उसकी लाइफ जो थी वो चेंज हो गई। अब वो फूड गैदर नहीं रहा, लेकिन फूड प्रोड्यूसर बन गया। पहले वो इधर उधर फिरता रहता था फूड को गैदर करने के लिए, लेकिन जैसे उसने खेती बाड़ी सीख ली, उसने बीजों से फसलों को उगाना सीख लिया, तो वो क्या हो गया? फूड प्रोड्यूसर हो गया। तो देखिए इससे क्या हुआ? ये एक्टिविटी जो थी आहिस्ता आहिस्ता और अच्छी होती गई और सिस्टमेटिक होती गई। तो जो प्रैक्टिस थी वो कल्टीवेशन की, क्रॉप्स की, वो स्टार्ट होती गई। तो देखिए कल्टीवेशन करें अगर हम एक ही तरह की प्लांट को बड़े से लेवल पे, तो हम क्या कहते हैं उसको? क्रॉप प्रोडक्शन। एक स्पेशल टाइप की वो क्रॉप की प्रोडक्शन होगी। और ये प्रैक्टिस करना होता है, कल्टीवेशन करना, लैंड को बाना, उसको उसके लिए उसमें सीड को बोना, फसल को उगाना। और इसके लिए जो लैंड को हम कल्टीवेट करते हैं ताकि फसल उगाने के लिए, उसको हम कहते हैं प्रोसेस को एग्रीकल्चर। तो सेम टाइम पे देखिए ह्यूमंस क्यों क्या है, हमारे स्टार्ट कर रहे हैं डोमेस्टिकेटिंग मीन एनिमल्स भी रख रहे हैं, किसके लिए? फूड के लिए और अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो देखिए जो एग्रीकल्चर है आज की डेट में क्या है, ये सिर्फ फूड ही नहीं ग्रो करता एनिमल्स और अपने उसके लिए, पीपल्स के लिए, लेकिन ये इसमें क्या होता है, ये प्लांट्स भी ग्रो करता है बाकी रिक्वायरमेंट्स के लिए। मेन जो एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है कि भोजन पैदा करना है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ काम है, जैसे कि फाइबर प्रोड्यूस करने के लिए, मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए कई तरह के प्लांट्स लगाए जाते हैं, फ्लावर्स के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूज किए जाते हैं। तो ये और काम भी होते हैं एग्रीकल्चर में, जिनके लिए प्लांट्स को हम कल्टीवेट करते हैं। तो देखिए बात करते हैं फूड फ्रॉम द प्लांट्स की, बात करते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या ह्यूमन पॉपुलेशन जो अर्थ पे है वो इंक्रीज हो रही है बहुत ज़्यादा तेजी से। तो जिसका रिजल्ट क्या होगा? हमारी जो डिमांड है फूड की वो भी बढ़ रही है। तो देखिए 80% जो ह्यूमन की डाइट है आज की डेट में, अगर बात करें हमारी डाइट में, जो 80% पार्ट है वो क्या है हमारा? सीड्स हैं। किसके सीड्स हैं? वेट के हो गए, कणक के हो गए, राइस के हो गए, मेज के, मक्की के हो गए। और हमें अपनी जो ये सप्लाई है इसको ये लगातार बनी रहे, तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं? बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, टाइम टू टाइम कुछ काम करते हैं जिससे वो फसलें उगाते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं हम? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मीन्स किसान समय समय पर फसल को बोता है, उसको काटता है, उसको पानी लगाता है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो उस काम में होती हैं फसल को उगाने के लिए, उसको कहते हैं हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो देखिए डू यू नो में है, एग्रीकल्चर जो स्टार्ट की गई थी 10,000 साल पहले, इसमें बोथ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन दोनों स्टार्ट किए गए थे। किसमें? इन द फर्टाइल क्रिसेंट इन ईस्ट अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में। किस काम के लिए? एग्रीकल्चर, दोनों कामों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी और डोमेस्टिकेशन के लिए। तो देखिए वेट वार्ले क्या था? कुछ ऐसी फसलें थी जो पहली फसलें थी जो जिनको ग्रो किया था जो आदमी ने पहली बार। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। तो देखिए इवर जो जो अपना ह्यूमन बींग्स हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं ग्रो करना क्रॉप्स को, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लॉट ऑफ चेंजेस कर रहे हैं उसमें।
तो ये सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ हो गई है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। अब देखिए एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं वो आज की डेट में देखिए एक सिस्टमेटिक वे से होती हैं, साइंटिफिक तरीक़ों से होती है। अब फार्मर्स को पता है कि अगर हेल्थी ग्रोथ करनी है, अच्छी फसल लेनी है आपने, अच्छी आउटपुट लेनी है, तो आपको एक बैलेंस्ड वे में ही उनको पानी और फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, ना ही ज़्यादा ना ही कम। और उनको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा डिजीज से और पेस्ट से जो कि उनको खराब करते हैं। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग मीन जब फसलें कट जाएंगी उनकी प्रॉपर स्टोरेज भी जरूरी है। तो किसान को आज की डेट में सब पता है कि हमने कब पानी लगाना है, कितना लगाना है किस फसल को, और कितना फर्टिलाइजर डालना है उसमें खाद, और कौन कौन से उसको जीवों से डिजीज से बचाना है, बीमारियों से। और जब उसको काट लेना है फसल को, तो उसको प्रॉपर स्टोरेज करना ही बहुत ज़रूरी है। तो देखिए डिफरेंट क्रॉप्स हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो हो सके। तो ये नहीं है कि हर क्रॉप के लिए एक सी रिक्वायरमेंट है, एक सही मौसम चाहिए। हर क्रॉप के लिए अलग अलग सा अपना जो है ये अपना रिक्वायरमेंट चाहिए, उसको अलग अलग तरह के सीजन चाहिए। तो देखिए बेस्ड ऑन सीजन, सीजन के बेसिस पे हम क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, कैटेगरीज में बांट सकते हैं, खरीफ एंड रबी फसल्स। तो खरीफ की फसलें और रबी की फसलें, तो ये अपने इनको बांट दिया है हमने दो टाइप्स में। तो खरीफ की फसलें कौन सी हैं, जैसे पैडी, ये हो गया अपने धान हो गए, मक्की होगी। ये ग्रो किए जाते हैं कब, जून से अक्टूबर के टाइम में। और ये डिपेंड किस पे होते हैं, वेस्टर्न मानसून पे, तो गर्मी में बोए जाते हैं। और जबकि जो जो अपनी कणक है, वेट, ग्राम, बारले, ये क्या है, रबी की फसल्स हैं, जो कब ग्रो की जाती हैं, अपनी नवंबर में ग्रो की जाती हैं और अप्रैल में काट ली जाती हैं। और ये जो फसलें हैं, ये डिपेंडेंट नहीं होती मानसून के ऊपर, बरसात के ऊपर। तो देखिए जो खरीफ की फसलें हैं वो हमारे गर्मियों की शुरुआत में बीजी जाती हैं, और इनके लिए अपना जो मानसून ज़रूरी होती है। लेकिन रबी की फसलें हैं, ये नवंबर के महीने में या दिसंबर के महीने में बीजी जाती हैं, और इनमें ज़्यादा मतलब कि डिपेंड नहीं करना पड़ता हमें मानसून के ऊपर। तो देखिए जो पैडी प्लांट है ये हमारी खरीफ की फसल है, और वेट प्लांट है जो हमारी रबी क्रॉप की एक एग्जाम्पल है। तो देखिए इसमें सीजन वाइज बताया हुआ है कि रेनी सीजन है, तो जून से अक्टूबर तक का इसका टाइम है। इसमें देखिए पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये वाली फसलें होंगी जो कि खरीफ की फसलें हैं। और रबी की फसलें जो हैं वो है देखिए विंटर सीजन में होती हैं, नवंबर टू अप्रैल होती हैं, इनका टाइम होता है जो उगाने का और पकने का। और इसमें देखिए वेट, मस्टर्ड और लिनसीड जो हैं मेन फसलें हैं। तो देखिए रबी क्या है, एक अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है, मीन स्प्रिंग। और रबी क्रॉप्स जो है उनको नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो हार्वेस्ट की जाती हैं स्प्रिंग सीजन में, इसलिए उनको रबी सीजन की मीन रबी क्रॉप्स कहते हैं। और खरीफ का मीन जो होता है ऑटोमन, मीन्स अरेबिक भाषा में इसको पतझड़। तो जैसे ही सर्दी सर्दी शुरू होती है तो ये फसलें बीज जाती हैं इनको, इसलिए खरीफ की क्रॉप्स कहा जाता है। ये अरेबियन वर्ड है, इसमें ये यूज किए गए हैं, खरीफ और रबी। तो देखिए वेरियस जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो किसी फसल को उगाने के लिए वो कौन कौन सी है। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करेंगे, उसको हम बान करेंगे, चाहे वो हम मैनुअली करें बल्द की हेल्प से, चाहे ट्रैक्टर से करें। फिर हम उसमें बीज बीजेंगे, सोइंग ऑफ द सीड्स। उसके बाद हम उसमें मैन्यूर्स, फर्टिलाइजर डालेंगे ताकि उसमें जो तत्व हैं वो मिले, पौधे को पौधा अच्छी तरह से हेल्दी विकसित हो। उसका इरिगेशन करेंगे टाइम टू टाइम, उसको पानी भी लगाएंगे। देखिए साथ साथ इसमें क्या चलता रहेगा, क्रॉप को प्रोटेक्ट भी करना है हमने, कि जो वीड्स मीन जो घास फूस उग जाता है उसके बीच में, उसको निकालेंगे, रिमूव करेंगे। और जो पेस्ट मीन जो कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं उनको हम मारेंगे। तो बाकी उसके बाद क्या है, जब ये सब कुछ करेंगे तो एक दिन आएगा कि कणक अपनी फसल जो पक जाएगी तो उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। उसको काट लेंगे, काटने के बाद उसको हम अच्छी तरह से सुखाएंगे और फिर स्टोर कर देंगे ताकि वो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ सके। तो देखिए आइए इन सबको बात करते हैं एक एक करके डिटेल में थोड़ा सा। तो फर्स्ट था प्रिपरेशन ऑफ द सॉयल। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए हमको पता है कि प्लांट्स जो हैं सॉयल में ग्रो करते हैं। तो देखिए वो अपने आप तो नहीं सॉइल में एंटर कर जाएँगे भी, घुस जाएँगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको वाटर भी चाहिए, उनको मिनरल्स भी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सॉइल को छोटे-छोटे पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेज़ में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, इससे क्या होगा, जो मिनरल्स हैं, वाटर है, एयर है, वो उनमें डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारी की सारी उसमें मिक्स अप हो जाएगी। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसमें प्रेजेंट थे सॉइल में, वो डिकम्पोज कर देंगे किसको, डेड ऑर्गेनिजम्स को, और न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेंगे जो कि इनकी बॉडी में प्रेजेंट थे, जो कि सॉइल सॉइल में चले जाएंगे। तो जो सॉइल है वो अच्छा मीडियम है किसके लिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए, सीड के जर्मिनेट होने के लिए, ग्रो होने के लिए। तो देखिए इसके लिए क्या है, इसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है सॉइल को।
फसल बीजने से पहले। तो प्रिपरेशन में क्या होता है सॉइल में, इसको लूज करते हैं, टर्न करते हैं, मीन्स सॉइल को पाड़ेंगे और उसको टर्न मीन उथल पुथल करेंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्लॉइंग, हल चलाना या टिलिंग। तो ये इसके लिए क्या करते हैं, या तो वुडन और आयरन का प्लॉग यूज करते हैं, हल यूज करते हैं लकड़ी का या लोहे का, जहाँ इसको हम ऑक्शन में जिसको कि पुल कौन करता है, बल्द खींचते हैं, जहाँ फिर हम इस काम को ट्रैक्टर से करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम ये काम करते हैं, इसको सॉइल को, रीजन क्या है आपको पता लग गया। इसमें देखिए प्लॉइंग में जो एडवांटेज क्या होती है, देखिए ये होती है कि सबसे पहले जो एयर सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, जो रूट्स है वो अच्छी तरह से सांस ले सकती हैं, क्योंकि इसमें जो अपनी मिट्टी थी वो लूज होगी, उसमें एयर का आना जाना, इनटेक आउटटेक ज़्यादा बढ़ गया। अब सेकंड क्या है, रूट्स जो है वो अच्छी तरह डीपली सॉइल में एंटर कर सकती हैं, क्योंकि सैंड जो है हमारी, सॉइल जो हमारी लूज हो गई है। और इससे क्या है, जितनी ज़्यादा नीचे जाएंगी उतनी ही हमारा जो प्लांट है वो ज़्यादा अच्छा फर्मली अच्छी तरह से अपनी मिट्टी में पकड़ बनाएगा। और देखिए प्लॉइंग में हल करने से, हल चलाने से क्या होता है, जो वाटर रिटेनिंग जो कैपेसिटी है सॉइल की वो बढ़ जाती है, पानी अंदर तक जाएगा तो ज़्यादा टाइम तक उसमें रहेगा। और देखिए प्लॉइंग से एक क्या फ़र्क होता है कि जैसे कि हमने फसल बीजी नहीं, उससे पहले जो घास फूस था वो भी वहाँ से खेत में से ख़त्म हो जाएगा, अपरूट हो जाएगा। तो जिससे हमारा जो माइक्रोब्स हैं और जीव हैं उनकी भी ग्रोथ जो है उसको भी ऐड करेगा ये। तो देखिए इसमें आपको दिखा रहे हैं एक, देखिए ये प्लॉइंग कर रहा है पैडी के फील्ड में एक किसान, एक ये लेबलिंग कर रहा है, उसके बाद बल्द की हेल्प से ही लेवल कर रहा है उसको। तो देखिए प्लॉइंग क्या है, जो जो फील्ड को हम हल बाते हैं, इसको क्या कहते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, सॉइल छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, तो उसको कहते हैं हम क्रम्प्स, क्रम्स। तो क्रम्स क्या है, क्रश किए जाते हैं कि वुडन प्लांक के साथ, जो कि देखिए इस पिक्चर में दिखा रखा है, वुडन प्लांक कहते हैं इसको, स्वागा। इससे ये क्रश किए जाते हैं किस लिए, ताकि ये फील्ड है वो लेवल हो जाए, और तब जब हम इसको बीजेंगे तो उसको आसानी से हम इरिगेशन कर सकें बराबर से, अदरवाइज वो जो पानी है वो कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो फर्स्ट हमने सॉइल को तैयार कर लिया, तो सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, सोइंग, हमने इसको बीजना है। तो देखिए प्लांटिंग ऑफ सीड्स, सीड्स को बीजना, क्या कहते हैं इसको, सोइंग, बीजना। तो ये किससे किए जाते हैं, प्लॉइंग से, मीन्स हल से किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, दो तरीके हैं। पहला तरीका है सीड्स को हम स्कैटर कर देंगे अपने आप ऐसे ही मैनुअली हाथों से, तो उसको क्या कहेंगे, कौन सी प्रोसेस सोइंग की, ये होगी ब्रॉडकास्टिंग। जब हम हाथों से ही बीज को ऐसे बिखेर देंगे खेत में तो उसको कहेंगे ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन अगर हम स्पेशल एक मशीन के थ्रू, जिसको कहते हैं सीड ड्रिल, उसकी हेल्प से अपन बीजों को हम बीजेंगे, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें मशीन में क्या होता है, देखिए एक फनल होती है इस तरह से, जिसमें से बीज जाएगा, हम डालेंगे, और इसके साथ एक लॉन्ग पाइप अटैच है, जो क्या करती है, एक प्लॉग मीन एक हल के साथ अटैच्ड है। तो जैसे जैसे हल मिट्टी को पाड़ेगा वो बीज वहाँ पे गिरता रहेगा और साथ साथ ढकता रहेगा। तो जैसे जैसे जो हल चलता रहेगा, जो सीड है वो इन फेरों में से, इन पाइपों में से नीचे मूव करता रहेगा प्लॉग के साथ। तो इसको कहते हैं हम सीड ड्रिल। लेकिन जो कुछ फसलें होती है, जैसे कि पैडी की फसल कहते हैं, टमाटो की, चिलीज़ की, मिर्चों की, उनमें क्या करते हैं हम, सीड्स को एक छोटे से प्लॉट में उगाते हैं, सबसे पहले छोटे से एरिया में, जिसको हम कहते हैं नर्सरी। अब जब वो सीडलिंग्स थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं तो उनको हम मैनुअली हाथों से ना वहाँ से उखाड़ के हमारे खेत में लगा देते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखा रखे हैं कि कुछ मजदूर लोग क्या कर रहे हैं, चावल लगा रहे हैं, दान लगा रहे हैं। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं जी, एक जगह थी जहाँ पर उन्होंने इसको बीज रखा था, यहाँ से इसको उखाड़ उखाड़ के दूर दूरी पे, सही प्रॉपर दूरी पे इसको लगा रहे हैं। तो इसको कहते हैं प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन। तो इससे क्या होता है, फार्मर्स को सेलेक्टिवली कल्टीवेट करता है, वो है ओनली हेल्थी प्लांट्स ही करता है, जैसे नर्सरी में से जो बढ़िया प्लांट्स है वही करेगा, जो खराब थे उनको छोड़ देगा। तो पैडी में जो होता है सीडलिंग से भी काम होता है, स्टैंडिंग वाटर में इसमें प्रॉपर डिस्टेंस पे जो है पौधे लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है, उनको प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, प्रॉपर वाटर मिलेगा, और प्रॉपर उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो कि पौधे के लिए चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें, सॉयल रेप्लेनिशमेंट। तो सॉयल को देखिए, कुछ क्रॉप्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सॉयल से, ताकि वो प्रॉपरली ग्रोथ कर सकें। अगर फार्मर कंटिन्यू करता रहेगा, एक ही तरह की फसल बीजता रहेगा हर बार हर साल, तो उस फील्ड में क्या हो जाएगी, उसकी जो यील्ड है, उसकी जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि कुछ प्लांट्स हैं वो सेम तरह के ही, हर बार जो प्लांट्स हैं वो हर बार सेम तरह के न्यूट्रिएंट्स ही वहाँ से लेंगे, तो जिससे क्या, वो न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल में ख़त्म हो जाएंगे, जिससे वो सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी, अनउपजाऊ हो जाएगी। तो इसलिए उसकी उपजाऊ शक्ति को बनाने के लिए तो फार्मर क्या करेंगे, बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं जो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है, फील्ड फॉलो। तो इसमें क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम बिना बाए बिना बोए
1-2 सीजन्स के लिए ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। जिससे क्या होगा, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ पे इकट्ठे हुए थे लैंड पे, वो आहिस्ता-आहिस्ता डिकम्पोज़ हो जाएँगे छोटे-छोटे जीवों द्वारा, माइक्रोब्स द्वारा, और उससे क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में दोबारा से एंटर कर जाएँगे। सेकंड मेथड है क्रॉप रोटेशन। अगर हम खेत को खाली नहीं छोड़ना चाहते, उसमें क्या होगा, हम क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस जैसे लगाई इनमें, तो इनमें देखिए लॉट्स ऑफ जो नाइट्रोजन है सॉइल में से यूज़ की जाती है इन प्लांट्स द्वारा। तो ये नाइट्रोजन जो है, जो ज़मीन की, वो लॉस्ट हो जाती है बार-बार इन चीज़ों को बीजने से। तो इसके लिए हम इनको दोबारा नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हम लिग्नोनियस मीन्स दाल जैसे जो फसलें उनको लगाते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी जड़ों में होता है राइबोसियम नाम का एक, राइजोबियम नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि नाइट्रोजन को बढ़ा देता है हमारी अर्थ में ऑटोमेटिकली। थर्ड मेथड क्या है, देखिए आप अगर फील्ड फैलो भी नहीं करना चाहते, खेत को खाली भी नहीं छोड़ना चाहते, क्रॉप रोटेशन भी नहीं करना चाहते, तो थर्ड मेथड है आपके पास मैन्यूर्स। आप उसमें खाद डालोगे जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वेस्ट जो होगी इसमें, देखिए वेस्ट जो एनिमल्स और प्लांट्स की वेस्ट है, उसको हम मैन्यूर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में दोबारा आ जाएँ। तो फार्मर्स क्या करते हैं, मेनली एनिमल्स की डंग, जो एनिमल्स का गोबर होता है, जब वेजिटेबल्स की रहंद-खूंद होती है, जब क्रॉप की वेस्ट होती है, उसको ओपन एरिया में रख देते हैं वो। और वहाँ पे वो आहिस्ता-आहिस्ता डिकम्पोज़ होती रहती है बैक्टीरिया और फंगस द्वारा। तो आफ्टर मंथ, कुछ मंथ बाद क्या होती है, वो बिल्कुल तैयार हो जाती है, जो खाद होती है। अब इसको क्या करते हैं, वो मिक्स कर देते हैं अपनी सॉइल के साथ, उसको उस खेत को बीजने से पहले। तो फार्मर्स क्या है, अदर मेथड्स भी यूज़ करते हैं मैन्योर का, और तरीके की खाद भी है, जैसे कि दे कुक ग्रोइंग प्लांट्स, जैसे कि अल्फालाला, सन हेम्प, मिलेट्स, ये बीजते हैं। इससे क्या होता है, जब वो उनको वो खल चला देते हैं, जब वो फसलें खड़ी हुई थी, तो उससे क्या होता है, वो ग्रीन मैन्योर के तौर पे काम करती है। मीन्स किसान कुछ पौधे बीज देते हैं अपने खेत में, और उन पौधों को क्या है, वो वहीं पे खल हल बा के उसके अंदर ही मिक्स कर देते हैं, जिससे वो पौधे वहीं पे डेड हो जाते हैं और उनकी खाद बन जाती है, जिसको कहते हैं हम ग्रीन मैन्योर। तो देखिए, जो सप्लाई है न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि नाइट्रोजन की, फास्फोरस की सॉइल में, ये क्या हेल्प करती है, इससे हमारी क्वालिटी है जो सॉइल की, वो बढ़िया हो जाती है। और मैन्योर से ओनली इंक्रीज नहीं होती हमारी न्यूट्रिएंट्स ज़मीन के अंदर, बल्कि उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की, वो भी बढ़ जाती है। मीन्स हमें अब काम कम पानी लगाना पड़ेगा, और हमारा खेत है वो मॉइस्चर को रिटेन करके रखेगा। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप जो है फार्मर करेंगे, वो है फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स मीन था जो देसी खाद्य हैं, ऑर्गेनिक हैं। और फर्टिलाइजर्स क्या हो गया, ये देखिए केमिकल्स हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जो किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस के लिए, पोटाशियम के लिए। तो देखिए, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये कहाँ पैदा होते हैं, फैक्ट्री में इसमें बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इनको ईजी करना होता है, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, एज़ कम्पेयर टू मैन्योर्स, मीन्स रूढ़ी खादों के मुकाबले में। क्योंकि इनको घर में तो नहीं रख सकते हैं, इनको ऐसे संभाल के नहीं रख सकते, बोरी में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइज़र, इनको आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं, ले आ सकते हैं। तो बीइंग सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये पानी में घुल जाते हैं, इनको प्लांट्स जल्दी अपना गेन कर लेते हैं, जल्दी इनको अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ओवर यूज़ ज़्यादा जो यूज़ करेंगे फर्टिलाइज़र्स का, तो उससे क्या है, जो हमारी केमिकल नेचर है सॉइल का, वो चेंज हो जाएगा। जिससे हो सकता है हमारे आने वाले समय में फसल अच्छी भी ना हो। तो देखिए, डू में है वर्मी कंपोस्टिंग, एक प्रोसेस है जिसमें अर्थ बोरोन्स मीन्स केचुए, केचुए क्या करते हैं, मैन्यूर को खा के उसमें से वो वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे। उस वेस्ट को हम मैन्योर के तौर पे, खाद के तौर पे यूज़ करेंगे। तो ये केचुए क्या करेंगे, ड्राई लीव्स, वेजिटेबल पील्स को खाएँगे, और खा के जो प्रोड्यूस करेंगे वेस्ट, वो होगी वर्मी कंपोस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगी। और ये इस तरीके से खाद को बड़ी जल्दी प्रिपेयर कर देते हैं, और जो खाद है वो बड़ी अच्छी रिच क्वालिटी की होती है। देखिए, डू यू नो में है रोल ऑफ लिग्नोनियस प्लांट्स इन इंक्रीजिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। देखिए, ये एक दाल का पौधा है, जिसको लिग्नोनियस प्लांट्स कहते हैं। इसमें क्या है, देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का एक एडवांटेज है। तो ये कैसे काम करते हैं, देखिए प्लांट्स जैसे कि पी, मटर, बीन्स, सोयाबीन होगी, ये लिग्नोनियस प्लांट्स हैं, क्योंकि इनकी ये एबिलिटी क्या है, फिक्स करने की नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन हमारी एनवायरनमेंट में, उसको ये उस नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको कि पौधे आराम से ऑब्जॉर्व कर सकें। तो इसे ये कैसे करते हैं, ये इससे क्या होता है, हमारी जो यूज़ है नाइट्रोजन का, वो कम हो जाता है। हमें कम फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, और हमारी रिक्वायरमेंट जो खेत में, वो ज़मीन के अंदर से ही पूरी हो जाएगी नाइट्रोजन की। तो देखिए, इन प्लांट्स में क्या होता है, इनकी जो रूट नोड्स है, ये रूट के जो हिस्से हैं, इनमें क्या होता है कि बैक्टीरिया होता है, जिसका नाम है राइजोबियम। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो हमारी गैसियस नाइट्रोजन है जो एयर में, इसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में।
उस वे में, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसको प्लांट्स इजीली ले सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स हमारे जो जितनी भी नाइट्रोजन अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते, लेकिन ये राइजोबियम नाम की चीज़ जो कि उसकी गांठों में, ये जड़ों की गांठों में है, इसके ऊपर बैठा है, ये इसको कन्वर्ट करके उस फॉर्म में ला देगा कि पौधा सीधा इसको यूज़ कर लेगा। तो इससे क्या होता है, ऐसे प्लांट्स हम फील्ड में लगाते हैं दूसरे, ताकि दूसरी क्रॉप्स को हेल्प कर सकें, ताकि नाइट्रोजन जो है हमारी अर्थ में पूरी हो जाए। तो देखिए जैसे हम ऐसी कोई फसल लगाते हैं उसको हम काट देते हैं, उसकी जो रूट्स होती हैं वो वहीं पे रह जाती हैं ज़मीन के अंदर ही, और वहीं पे सड़ती रहती हैं। तो जिससे क्या होता है, जो सॉइल है हमारी उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड भी बढ़ जाते हैं और उसमें मैन्योर भी बढ़ जाती है, जिसके कारण वो नेक्स्ट जो क्रॉप लगाएंगे उसके लिए काफ़ी अच्छा वहाँ पे मैन्योर मिल जाता है, खाद मिल जाती है, और अगली फसल बहुत अच्छी होती है। तो देखिए इसमें एक एक्टिविटी बताई गई है प्रिपेयर करने के मैन्योर को। तो देखिए कहते हैं क्ले का पॉट लीजिए 30 सेंटीमीटर हाइट में, 30 सेंटीमीटर डायमीटर में। तो इसको क्या कीजिए, इसके बॉटम में एक होल कर दीजिए, और होल की जगह पे अब क्या है, स्टोन को रख दीजिए, ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो उस पॉट में से बाहर जा सके। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमने बेस में सॉइल डालनी है, मिट्टी डालनी है 2-3 सेंटीमीटर तक। उसके बाद हमने इसको भर देना है ड्राई लीफ से, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स के जो टुकड़े होते हैं, जो छिल्लड़ होते हैं उनसे, फ्रूट्स के। तो देखिए अब पोट को हमने 3/4 फुल कर दिया। अब इसके ऊपर फिर हम आगे जो थोड़ा सा हिस्सा बच गया उसको हम फिर सॉइल डाल देंगे, और इसको शेडेड एरिया में, ठंडे से एरिया में रख देंगे जहाँ पे छाया होती है। तो अब क्या करेंगे, हम डेली इसके ऊपर पानी स्प्रिंग करते रहेंगे। तो देखिए एक मंथ बाद क्या देखेंगे, महीने बाद आप, कि जो बैक्टीरिया और फंगी थे उन्होंने क्या किया, इस प्लांट वेस्ट को खाद में कन्वर्ट कर दिया। और ये प्रोसेस जो थी लंबी तो लगी कोल्ड एरिया में, जो तो ज़्यादा देखिए जब ये ठंड होती है तो ये थोड़ी प्रोसेस लंबी हो जाती है, क्योंकि जो ठंड में होता है हमारा टेम्परेचर वो डाउन होता है, और डाउन टेम्परेचर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो थोड़ा सा स्लो अपना प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए ठंड में इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी थी इरिगेशन। देखिए फसल को पानी देने बहुत ज़रूरी है, तो सप्लाई ऑफ वाटर जो है प्लांट्स को हम फील्ड्स में जब देते हैं तो उसको कहते हैं प्रोसेस को इरिगेशन। जब हम खेत को पानी देते हैं, पानी लगाते हैं फसलों को बड़े लेवल पे, तो इस काम को कहते हैं सिंचाई करना, इरिगेशन करना। तो देखिए इसके लिए डिफरेंट सोर्सेज हैं सिंचाई करने के। जैसे कई बार क्या होता है, रेनी सिंचाई कर देती है, बरसात आ गई। कई बार नदियों नालों से करते हैं हम, वाटर वेज से करते हैं, कुओं से करते हैं, हम ट्यूबवेल से करते हैं। तो डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं उनको अलग अलग तरह का पानी का रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग स्टेजेस पे। कि मीन्स कभी हो सकता है फसल को स्टार्टिंग में हो सकता है ज़्यादा पानी चाहिए होता हो, बाद में एंड में कम चाहिए होता हो, कोई फसल ज़्यादा पानी मांगती है, कोई कम मांगती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बात करें हम, जो पैडी मीन्स धान की फसल होती है, ये पानी में ही बी बोई जाती है। स्टार्टिंग में जब बोते हैं इसको तो पानी खड़ा करके खेत में बोते हैं, और पानी की कांस्टेंट जो इरिगेशन करते रहते हैं, लगातार सिंचाई करते रहते हैं। लेकिन दूसरी हैंड पे अगर दूसरी बात करें हम वेट की, कणक की, तो इसमें इरिगेशन जो है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती जब उसको लगाते हैं, लेकिन जब उसके फ्लावरिंग आती है तब उसमें पानी लगाना ज़रूरी होता है। तो अगर उसमें हम कनक में ज़्यादा एक्सेसिव वाटर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें वाटर लॉगिंग हो जाएगी, उसमें पानी रुक जाएगा, जिससे हमारी जो रूट्स हैं प्लांट की वो खराब हो जाएंगी, जिससे हमारी फसल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए देखिए डिफरेंट जो क्रॉप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं अपनी सिंचाई की। तो जैसे बात की थी धान की फसल में, चावल की खेती में पानी ज़्यादा चाहिए, लेकिन कणक की खेती में पानी कम चाहिए। तो आगे बात करते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन की, कि पुराने समय में इरिगेशन कैसे करते थे। तो पुराने में समय में देखिए क्या करते थे, वाटर को ड्रॉ करते थे किससे, वेल्स से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से और नहरों से। किसकी हेल्प से, या तो हम पशुओं को यूज़ करते थे इस काम के लिए, या फिर ह्यूमन अपने मैनुअली उसको पानी को वहाँ से निकाल के खेतों की तरफ एक खाड़ा बना के वहाँ से सप्लाई करते थे। तो जो पंप्स होते हैं वो पानी को लिफ्ट कर लेते थे, इससे थोड़ा ईजी हो जाता था। पुली सिस्टम से, लीवर सिस्टम से, जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम थे, पुराने समय में चलते हैं। लेकिन आज के टाइम में जो ये ट्रेडिशनल सिस्टम है इनकी जगह पे क्या है, हम अब ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहे ये, क्योंकि वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है इवनली प्रॉपर, और इससे क्या है लॉसेस ज़्यादा हैं। तो देखिए क्या करते हैं, आज की डेट में मॉडर्न सिस्टम्स हो गए इरिगेशन के, नए नए तरीके हैं, जिसमें से एक सबसे बढ़िया कारगर तरीका है जो है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो इसमें क्या करते हैं हम, स्प्रिंग मीन फुहारा टाइप। तो वाटर को हम प्लांट्स पे क्या करते हैं, स्प्रिंकिंग करते हैं रेनफॉल की तरह। तो जनरली इसमें वो उन एरिया में जो होता है जहाँ पे जो लैंड है हमारी अनइवन है, कि उगड़ी थुगड़ी है, पानी प्रॉपरली पहुँच नहीं सकता, कहीं ज़मीन ऊंची है कहीं नीची है। और सॉयल जो है वो पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और सॉयल की जो कैपेसिटी है वो भी
पुअर है, मीन अगर हम बरसात सी कर देंगे तो जल्दी ही पानी को वो सोख लेगी। तो परपेंडिकुलर पाइप्स, वहाँ पे पाइप्स लगा के, ऐसे पाइप्स लगा के खेत में, वहाँ पे नोजल्स लगी होती है जिससे वो फुहारा करते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन की होती है पाइपें ये, जिससे कि हम खेत की सिंचाई करते हैं। तो जैसे ही पानी इन पाइप्स में से फ्लो होता है प्रेशर से, ये क्या नोजल में से बाहर आता है और सभी जगह पे स्प्रिंक हो जाता है, फसलों को मिल जाता है। इस तरह कई पाइपें लगाई होती है खेत में। तो सेकंड मेथड है हमारा ड्रिप इरिगेशन। ये मेथड बहुत यूज़फुल है लेकिन उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज है। इसमें क्या है, टिप टिप मीन्स बूंद बूंद से पानी लगेगा। ये मेथड क्या है, इसमें क्या है, वाटर फॉल होता रहता है ड्रॉप ड्रॉप करके, टिप टिप करके। कहाँ होता है जी, रूट्स के नज़दीक एक पाइप डाल देंगे जहाँ से टिप टिप करके पानी उसमें पानी पौधे में जाता रहेगा। इसमें पानी की वेस्टेज बहुत कम होती है। और समटाइम्स अगर रेन भी हो जाए, स्ट्रॉन्ग विंड भी चल जाए, तो भी जो हमारा पौधा है वो नीचे नहीं गिरता, वो अपना सही अवस्था में बना रहेगा, चाहे वो कितना भी मेच्योर क्यों ना हो गया हो, क्योंकि उसकी जो जड़ है वो स्ट्रांग रहती है। अगर हम वैसे खेत को पानी लगा रखा है और हवा चल जाए, हो सकता है फसल हमारी गिर जाए, क्योंकि जड़ जो है पोली हो जाती है। लेकिन ड्रिप सिस्टम में ऐसा नहीं होता। तो देखिए, इट एडवर्सली इफेक्ट द ये क्वालिटी को और यील्ड को भी अफेक्ट करता है। इससे जो खेती है उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, जो हमारा फसल है उसका उत्पादन भी बढ़ता है। सिस्टम से पानी की बचत तो होती होती है। आगे देखिए, जो एक्टिविटी करता है जो किसान, वो है क्रॉप प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्ट किसको किससे करना है उसको, वीड्स से। वीड्स क्या होती है, अनवांटेड प्लांट्स जो हमें नहीं चाहिए। ऐसे प्लांट्स जो खेत में ग्रो हो जाते हैं फसलों के साथ, जो हमें नहीं चाहिए, उनको कहते हैं हम वीड्स। इनको रिमूव करने की जो प्रोसेस उसको कहते हैं बीडिंग। जो बहुत नेसेसरी होते हैं एक्स्ट्रा जो पौधे हैं, इनको ख़त्म करना, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स जो हमारे खेत में थे इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे हमारी फसल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और साथ में ये पानी भी ज़्यादा पिएंगे, और जो पौधों को लाइट वगैरह नहीं मिलने देंगे, तो जिससे हमारा प्रोडक्शन है वो फसल का अफेक्ट हो सकता है। इसलिए हम जो बादू पौधे हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको हम निकाल देते हैं, वीडिंग कर देते हैं। तो बीडिंग देखिए दो तरीकों से हो सकती है। पहला तरीका है मैनुअल रिमूवल। मैनुअल में क्या होगा, हम एक एक को, अनप्लांटेड प्लांट को अपने हाथ से खुरपी से निकालते रहेंगे। तो लेकिन इसमें केयरफुली काम करना पड़ता है ताकि क्रॉप जो है बाकी हम सही पौधे को ना पाड़ दें। सेकंड है टिलिंग बिफोर सोइंग। तो ये क्या मेथड है, हम जब हमने फसल नहीं बोई उससे पहले ही हमने खेत में अच्छी तरह से हल चला दिया फसल बोने से पहले। तो इससे क्या है, जो वीड्स है वो अच्छी तरह से कट जाएंगे, उखड़ जाएंगे और सोयल में दब जाएंगे। सेकंड क्या है, बीडीसाइड्स। अगर देख लिए फसल बोने के बाद पैदा हो जाते हैं तो क्या है, कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं जो सिर्फ वीड्स को ही ख़त्म करते हैं। जो अनवांटेड पौधे हैं हम स्प्रे कर दें खेत में, तो जो अनवांटेड पौधे थे उनको ही ये ख़त्म करेंगे, लेकिन क्रॉप्स को ये नुकसान नहीं करते। तो ऐसी दवाइयाँ हैं आज की डेट में मार्केट में, जिन ये केमिकल्स हैं जिनको वीडीसाइड्स कहते हैं। इनकी स्प्रे करने से फील्ड में जो फार्मर्स हैं ध्यान रखता है कि स्प्रे करते हुए उसके जो इफेक्ट्स हैं हमारी हेल्थ पे ना पड़े। वो अपना मीन मुंह वगैरह ढक के करता है स्प्रे वगैरह को। तो ये बीडीसाइड्स क्या करते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को खत्म करते हैं, लेकिन क्रॉप्स को कुछ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्ट। तो पेस्ट से कैसे प्रोटेक्शन करनी है, जो कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। देखिए जो क्रॉप्स है वो कई सारे फैक्टर से अपनी एक्सपोज है, जैसे कि एनिमल्स भी हैं, वर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं जो खुले में है। इनको वर्ड भी इफेक्ट कर सकता है, कोई इंसेक्ट भी इफेक्ट कर सकता है, कोई एनिमल भी आके इसको खराब कर सकता है। तो देखिए एनिमल्स और वर्ड्स हैं इनको फिर भी हम डरा सकते हैं। कैसे डरा सकते हैं, ड्रम्स को बीट करके, या कोई स्केयर क्रोज मीन्स जो पुतले से बना देते हैं खेतों में, उससे डरा सकते हैं कि उनको लगा कोई आदमी खड़ा है। तो एनिमल्स और बर्ड्स को फिर भी हम कुछ हद तक हटा सकते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम कहते हैं पेस्ट। ये क्या करते हैं, ये किसी तरीके से डरते नहीं है, और जब फसल में आ जाएं तो ये डैमेज कर देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। और ऐसे छोटे छोटे जीवों को कहते हैं हम पेस्ट। तो देखिए इनमें क्या है, रैट्स भी हो गए, लोकट्स भी हो गए, वीवीज होगी, लार्वा स्टेजेस होगी कुछ इंसेक्ट्स की, बाकी टर्माइट्स भी होगी, जैसे कि कहते हैं उसको अपन जो पौधों खा जाती है, स्यूक कहते हैं। तो केमिकल्स क्या है, स्प्रे किए जाते हैं क्रॉप्स के ऊपर ताकि वो किल कर दें इन पेस्ट को। तो इन ऐसे केमिकल्स को क्या कहते हैं हम, पेस्टिसाइड्स। तो जो स्प्रे होती है वो मैनुअली होती है, जब बाय एयरक्राफ्ट होती है, जब मशीनों की हेल्प से होते हैं। तो केमिकल्स क्या हैं, ये जो केमिकल्स हैं जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जो प्लांट्स हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण वो एक बॉडी का उनके पार्ट बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है देखिए,
जैसे ही वो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं तो हमें जो ये मटेरियल्स हैं इनको भी कम यूज़ करना चाहिए कुछ समय तक, नहीं वो हमारे एंटर है कर जाएँगे बॉडी में भी, क्योंकि जो भी हम स्प्रे करते हैं वो प्लांट्स के ऊपर जाके प्लांट्स को द्वारा अब्ज़ॉर्ब कर ली जाती है। अगर हम तुरंत 4-5 दिन के बीच-बीच उसका प्रोडक्शन को यूज़ करेंगे, तो वो स्प्रे हमारे अंदर भी जा सकती है। तो इसलिए इसको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए इस बात का। देखिए डू यू नो में है, मैनी फार्मर्स आज की डेट में भी बायोलॉजिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, मीन्स ऑर्गेनिक मेथड यूज़ कर रहे हैं पेस्ट कंट्रोल करने के। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो कि हमारे फील्ड में होते हैं, वो फीड होते हैं पेस्ट्स पे, जो कि हमारी फसलों को खराब नहीं करते। मीन्स हमारी फसलों में कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो हमारी फसलों को खराब नहीं करते, लेकिन उन कीड़ों को खाते हैं जो हमारी फसलों को खराब करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कई स्पेसीज है वर्ड्स की, जैसे कि लेडी बर्ड बीटल्स हैं, वास्प्स हैं, जो बायोलॉजिकली जो क्या है पेस्ट्स को ख़त्म करते हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं ये उनको खाते हैं, हमारी फसलों को नहीं खाते। तो ये तरीका जो है इसको कहते हैं ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। आगे देखिए अब क्या है, हमारी फसल तैयार हो गई, पक गई है, तो उसकी कटिंग करेंगे, इसको इकट्ठा करेंगे। जैसे ये मैच्योर होगी इस लेवल पे आ गई कि इसको काट सकते हैं हम, पक गई। तो इस प्रोसेस को कहते हैं काटना, उस फसल को जब वो पक जाए उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं इनको लेकिन तोड़ा जाता है हाथों से, लेकिन पौधे को नहीं वेस्ट किया जाता। लेकिन जैसे वेट राइस वगैरह है, इसमें क्या है, हम दातियों से फसल को काट देते हैं सिकल की हेल्प से। तो देखिए जैसे ही हमने हार्वेस्टिंग कर ली, उसके ग्रेन्स, उसके दाने निकाल लेंगे फसल में से। इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। तो देखिए ये मशीन है जो ये साथ साथ में फसल काटेगी भी और साथ साथ में उसके दाने भी निकाल लेगी। और मैनुअली कहें तो हम इस सिकल मीन जिस दाती से फसल को काटेंगे। तो देखिए आजकल जो ये काम है दोनों दाती का और उसको बीज को अलग करने का, ये एक मशीन कर दी थी, इसका नाम है थ्रेसर, जो कि इस डायग्राम में दिखा रखी है। तो लार्ज फील्ड्स में क्या करते हैं, फार्म लोग मशीन यूज़ करते हैं जो कंबाइन कहते हैं। ये दोनों हार्वेस्टिंग मीन फसल की कटाई भी और दाने निकालना दोनों एक ही समय पे कर देती है। तो थ्रेशिंग के बाद क्या होता है, देखिए ग्रेन्स को अलग अलग किया जाता है, जिसको कहते हैं बिनोइंग। एक देखिए मैनुअल बिनोइंग मेथड दिखा रखा है इसमें। देखिए लेडीज क्या कर रही है, फसल को जो इकट्ठी की थी उसको हिला हिला के उसको अलग कर रही है, फूस को अलग कर रही है, और लाइट लाइट जो सीड्स से अलग कर रही है और बढ़िया सीड्स को अलग कर रही है। तो इससे क्या होता है, जो फसल है, मिक्सचर है फसल का, उसको ग्राउंड पे फेंका जाता है एक हाइट से। तो जो हैवियर सीड्स हैं वो वहीं गिर जाएंगे वर्टिकली, लेकिन जो लाइटर से वो हवा के कारण हवा चलाई जाएगी, हवा के कारण थोड़ी सी डिस्टेंस पे चले जाएंगे। तो इससे हम अच्छे और माड़े बीज को अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट है देखिए इसमें स्टोरेज। अब जैसे फसल कट गई, उसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया, तो उसको हम स्टोर करेंगे स्टोर्स में। तो देखिए हार्वेस्टेड जो फ्रूट ग्रेन्स हैं, इसमें मॉइस्चर होता है। तो मॉइस्चर होता है, तो हम इसको फसलों को क्या है, पहले सन में ड्राई करेंगे स्टोर करने से पहले, ताकि मॉइस्चर खत्म हो जाए, ताकि उसमें भी जीव वगैरह ना पैदा हो छोटे छोटे और फसल खराब ना हो। तो फार्मर्स क्या हैं, ग्रेन्स को अपने अपने तरीके से यूज़ करते हैं, और जो बाकी का जो है प्रोडक्शन उसको क्या करते हैं, सोल्ड कर देते हैं गवर्नमेंट को या प्राइवेट एजेंसीज को। तो लार्ज स्केल में जो स्टोरिंग है वो जो दानों की, अनाज की जाती है, कुछ ऐसे डिजाइन किए हुए जगहों पे जिसको कहते हैं हम, ताकि हम उनको ग्रेन्स को क्या है प्रिजर्व कर सकें रैट्स से, इंसेक्ट से। तो ये कौन करता है, ये हमारी ये कंपनी है एक गवर्नमेंट की, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका नाम है। और जो स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो वो करती हैं। और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं, क्योंकि इनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, इनको सुखा नहीं सकते, जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इनको कमर्शियल लेवल पे क्या है, ऐसी आइटम्स को जो ख़राब हो जाती हैं इनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, डीप फ्रीजर्स में रखा जाता है, ताकि उनकी थोड़ी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। नेक्स्ट देखिए इसमें आता है क्रॉप की इम्प्रूवमेंट। तो देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो आज हम कर रहे हैं, इससे क्या है, हमारी इंक्रीज हुई है प्रोडक्शन हमारी दानों की, फसल की। इसकी डिमांड को मीट करने के लिए कि हमेशा हमारी पॉपुलेशन, बढ़ती पॉपुलेशन को हम फीड कर सकें, हर एक इंडियन को हम भोजन खिला सकें। तो एक रेवोल्यूशन लाया गया था, एक क्रांति लाई गई थी इस फील्ड में 1960 में। इसको क्या कहते थे, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरी क्रांति। इससे क्या हुआ कि हाई यील्डिंग जो ड्राफ्ट वैरायटी थी, कुछ ऐसी फसलें थी जिनका कद कम था लेकिन उनमें झाड़ मीन्स उपज बहुत थी, प्रोडक्शन बहुत था। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैक्सियन कणक, ये ऐसी कणक थी जिसकी कद थोड़ा था लेकिन इसमें दाना बहुत लगता था। तो इसको इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये फसल थी जो ये पेस्ट से भी रेजिस्टेंट थी, मीन जिसको जो सुंडी वगैरह कम लगती थी, इसको रोग कम लगते थे, और अगर पानी भी खड़ा हो जाए तो भी इस फसल में कुछ ऐसा नुकसान नहीं होता था।
तो अनदर वे जो है यील्ड को इम्प्रूव करने का वो है नई नई वैरायटीज़ की क्रॉप्स को लगाना। इसके लिए क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है फसलों की। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स हाइब्रिड सीड्स। देखिए तो होता क्या है इसमें, मान लीजिए दो तरह के पौधे हैं, एक प्लांट ए है, प्लांट बी है। प्लांट ए के अलग फीचर्स हैं, बी के अलग फीचर्स हैं। अब हम दोनों फीचर्स लेना चाहते हैं, प्लांट के अच्छे फीचर्स और प्लांट बी के भी अच्छे फीचर्स। तो हम क्या करेंगे, जो एंथर्स होते हैं प्लांट ए के उनको रिमूव कर देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं एमास्कुलेशन। तो मीन्स जो फूल होगा उसका, उसके ऊपर छोटे 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 टीनी टानी पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव कर लेंगे। ये लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट करते हैं। और जो एंथर्स थे अब दूसरे प्लांट के बी के, उनको लेके पहले वाले के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर देंगे, फेंक देंगे। और फिर उसके बाद हम ए प्लांट को कवर कर देंगे। तो देखिए जैसे ए प्लांट था, ये बी प्लांट था, तो ए प्लांट के जो एंथर थे उनको हमने निकाल दिया। अब बी पार्ट के एंथर ले आके इसके ए के ऊपर हमने फेंक दिए और ए को कवर कर दिया। तो कवर करने के बाद उसमें सीड लग जाएगा और सीड को उगा लेंगे। और बाद में उस सीड को उगा के हम, जो सीड उगेगा इसके बाद बनेगा, उसमें ए और बी दोनों के क्वालिटीज़ होंगी। तो इस तरह से क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग करने से हम डिजायर्ड वैरायटीज पैदा कर सकते हैं, जिसको कहते हैं हाइब्रिड वैरायटी। मीन दोनों का गुण आ गया इसमें। तो ये वर्क जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस करते हैं। इसमें साइंटिस्ट होते हैं जो इस बीजों को पैदा करते हैं, बाद में फिर किसानों को प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए डू यू नो में है जीएम क्रॉप्स, मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिनका जेनेटिक सिस्टम ही हम चेंज कर देते हैं। इनमें जो डीएनए होता है उसको मॉडिफाई कर देते हैं कई टेक्निक से, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स है। तो जो डीएनए होते हैं इन प्लांट्स का, इसको मॉडिफाई कर देते हैं ताकि जो ये इनकी जो इनको नेचुरली कोई नुकसान ना हो सके, इनमें रेजिस्टेंस आ सके पेस्ट के अगेंस्ट। मीन इनमें बीमारी कम हो, इनमें पेस्ट कम हो, सुंडी कम लगे, इनकी जो सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, इनका जो टॉलरेंस है वो अपने हीट के प्रति, रेन के प्रति, विंड के प्रति ये ज़्यादा बढ़ जाए। तो ऐसी फसलों को कहते हैं हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।